नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम MPPSC 2020 में सिलेबस में जो नए आयोग जोड़े गए हैं हम उनके बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने राज्य सूचना आयोग के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सतर्कता आयोग की, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सतर्कता आयोग क्या काम करता है? सतर्कता आयोग सतर्क करने का कार्य करता है। अर्थात किससे सतर्क करता है? भ्रष्टाचार से। तो करप्शन से रिलेटेड जो भी मुद्दे आप सुनेंगे, जैसे आपने एक बॉडी का नाम सुना होगा, क्योंकि बहुत दिनों पहले अभी 2013 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो एक बॉडी की बात आई थी करप्शन से रिलेटेड, लोकपाल। तो जब लोकपाल बनाया गया था, बस वैसी ही बॉडी है एक हमारी केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऐसे ही राज्य में भी सतर्कता आयोग होते हैं, राज्य सतर्कता आयोग। ये मॉनिटरिंग का कार्य करते हैं, विजिलेंस का कार्य करते हैं। मतलब ये जो विभिन्न विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं या फिर कोई भी जो मतलब अर्ध सरकारी विभाग होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ उन पर सरकारी नियंत्रण होता है, तो उनके जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं उनके भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर नजर रखने का कार्य, निगरानी रखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इस आयोग में एक विशेष बात है कि यह आयोग, जो भी आयोग हमने अभी तक पढ़े, तो सारे आयोग मतलब शिकायत होने पर या स्वप्रेरण से जांच कर सकते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो सतर्कता आयोग है, केंद्रीय मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये कहीं से कहीं तक स्वप्रेरण से कार्य नहीं करता है। इसे किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होगी या फिर किसी के द्वारा यहाँ पर मतलब केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाएगा कि हमें इस मैटर में कुछ गड़बड़ी लग रही है या फिर इस विभाग में, तो आप जांच करें, तो ये जांच करेगा। ये जांच सीबीआई के द्वारा कराएगा, विभागीय जांच के द्वारा कराएगा। तो इसके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसको बनाया कब गया, कब जरूरत महसूस हुई। तो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद ये सब व्यवस्थाएं जब स्टार्ट की गई, नए नए विभाग बनाए गए, तो उसमें ये लगने लगा धीरे धीरे कि मतलब ये जो अधिकारी वगैरह हैं ये अपने कार्य को प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो इनको प्रॉपर ढंग से नहीं कर रही है, इनके द्वारा कुछ भ्रष्टाचार संबंधित मामले मतलब किए जा रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। तो इनके करप्शन को दूर करने के लिए एक केस संथानम समिति को बनाया गया कि उनकी क्या राय है इस मामले में। तो केस संथानम समिति, इस समिति ने जो रिपोर्ट दी, इस समिति का नाम आप जरूर याद रखिएगा। केस संथानम समिति ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने ये बोला कि हमें एक केंद्रीय विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का निर्माण करना चाहिए, जो विजिलेंस करने का, मॉनिटरिंग करने का किसी भी विभाग का मतलब कार्य करेगा। किसी भी सरकारी विभाग के मतलब मॉनिटरिंग जो किससे रिलेटेड होंगे, मोस्टली जो विभाग रिलेटेड होंगे वित्तीय मामलों से, क्योंकि भ्रष्टाचार बेसिकली वित्तीय मामलों में ही होता है। तो वित्तीय मामलों की गड़बड़ियों को देखने के लिए बनाया गया है। तो एक हम जो है तो बॉडी का निर्माण करेंगे। तो इसकी समिति की सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना की गई। किस समिति की सिफारिश पर? केस संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना की डेट क्या थी? तो वो 11 फरवरी 1964 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका केंद्रीय कार्यालय है तो उसका मुख्यालय दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इस प्रकार की एक एजेंसी 1964 में फॉर्म की गई थी। अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जब इसे जो है तो फॉर्म किया गया था तो उस टाइम पे ये एक समिति की सिफारिश पर एक बॉडी बना दी गई थी। अभी इसको ना संवैधानिक दर्जा दिया गया था क्योंकि संविधान में तो संशोधन किया नहीं गया था और ना ही कोई कानून बनाया गया था, तो इसीलिए ना ही ये कोई वैधानिक निकाय है। तो अभी ये जब 1964 में ना ये वैधानिक निकाय है ना संवैधानिक निकाय है। इसके बाद क्या किया जाता है? 1988 में राष्ट्रपति जी के द्वारा एक अध्यादेश लाया जाता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, जो आपको पता होगा कि उनके अध्यादेश लाने की जो शक्ति होती है, उसी के द्वारा एक अध्यादेश लाया जाता है 1988 में। और उसी अध्यादेश के द्वारा इसे जो है तो वैधानिक दर्जा दिया जाता है, कानूनी निकाय बनाया जाता है। तो सबसे पहले यह प्रयास कब किया गया था? 1988 में अध्यादेश लाकर
इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पर क्या हुआ होगा, शायद 6 महीने के बाद, जैसा आपको पता है कि अध्यादेश की अवधि 6 महीने तक होती है और 6 महीने के अंतर्गत दोनों सदनों से पास होना जरूरी होता है, तो ऐसा शायद हुआ होगा कि उस टाइम पे ये फिर दोनों सदनों से पास नहीं हुआ, तो ये ऑर्डिनेंस वहीं पे समाप्त हो जाता है। और फिर क्या किया जाता है, 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है, 2003 में, और ये संसद के हमारे दोनों सदनों से पास हो जाता है। फिर से इसके बाद इसे एक वैधानिक दर्जा मिलता है और ये संवैधानिक मतलब सांविधिक निकाय बन जाता है, या जिसे वैधानिक निकाय कहते हैं। ये एक वैधानिक निकाय बन जाता है। तो ये वैधानिक निकाय कब बनता है, 2003 में, जब केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पास होता है, तब ये जाकर वैधानिक निकाय बनता है। इसके पहले ये वैधानिक नहीं था और ना ही संवैधानिक निकाय था। अब ये इसका कार्य क्या है, तो इसके मतलब इसमें आप ये समझ लीजिए, एक और अधिनियम आएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। उसके अंतर्गत जो भी अपराध होते हैं उनकी जांच करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। उसके पहले हमने इसका परिचय देख लिया, आप थोड़ी इसकी संरचना समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अध्यक्ष सदस्य होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। तो इसमें 3 लोग होते हैं और ये 3 सदस्यों का निकाय है। तो इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, या जैसे मुख्य आयुक्त बोलेंगे, अब ऐसा लिख लीजिए मुख्य आयुक्त। तो यहां पर मतलब एक केंद्रीय सतर्कता मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जैसे हमारे निर्वाचन आयोग में होता है वैसे इसमें 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो मतलब ये 3 लोगों की बॉडी है, इसमें एक सुपीरियर होंगे, बाकी 2 उनके सबऑर्डिनेट होंगे, उनकी हेल्प के लिए बनाया गया, हेल्प के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो एक केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त इसमें होते हैं। अब जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है वो किसके समकक्ष होता है, तो जो लोक संघ लोक सेवा आयोग है, मतलब यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके समकक्ष इनका वेतन, जो भी कुछ शर्तें नियम निर्धारण, तो वो केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त का होता है। और जो अन्य आयुक्त होते हैं तो वो केंद्रीय सतर्कता मतलब यूपीएससी के जो अन्य सदस्य होते हैं उनके समान इनको समझा जाता है। तो वेतन भत्ते आदि का निर्धारण, वो भी जो नियम शर्तें हैं तो वो किसके मतलब अकॉर्डिंग रहती हैं, जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं। यूपीएससी के सदस्यों के हिसाब से इनका रहता है, और ये वाले में यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य आयुक्त में यूपीएससी के अध्यक्ष के समकक्ष ये होते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष के ये समकक्ष होते हैं और ये वाले यूपीएससी के सदस्य के। तो इसमें क्या निर्धारित किया जाता है, वेतन भत्ते वगैरह जो भी होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही निर्धारित किए जाते हैं। अब इनको नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। पर आपको जैसे पता है कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर इनको राष्ट्रपति जी को एक कमेटी सिफारिश करती है, एक समिति बनी होती है जो सिफारिश करती है और उसके द्वारा राष्ट्रपति जी इनको नियुक्त करते हैं। समिति, अब इस समिति में कौन कौन मेंबर होगा, समिति की सिफारिश, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि समिति अगर सिफारिश करेगी तो ही उन व्यक्तियों को आयुक्त वगैरह इसमें अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाएगा। तो समिति की सिफारिश करेंगे। ये समिति में कौन कौन मेंबर होगा, तो पहले तो एक प्रधानमंत्री होंगे, और कौन होगा, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता, और इसमें जो हमारे गृह मंत्री होंगे वो इसमें शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री।
अब ये जो कमेटी होगी तो उसमें अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं तो वो मतलब शामिल होते हैं किसी कमेटी में, तो वो सीधे उसके पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं। मतलब अगर प्रधानमंत्री किसी कमेटी में है तो ऐसा नहीं कि कोई और मंत्री या फिर कोई अन्य व्यक्ति उसका सदस्य मतलब अध्यक्ष हो सकता है, तो अध्यक्ष का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो ये समिति क्या है, सिफारिश करती है राष्ट्रपति जी से और राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इस समिति की सिफारिश पर। अब क्या है कि इनको अब हटाया जाना देख लेते हैं कि इनको नियुक्त किसने किया। अब हम हटाया जाना समझ लेते हैं। तो इनको हटाने के लिए क्या है, जिसने नियुक्त किया है वही हटाएगा, तो राष्ट्रपति जी इनको अपने पद से हटाएंगे। अब राष्ट्रपति जी इनको पद से कैसे हटाएंगे, कंडीशंस वही हैं, साबित कदाचार के आधार पर या फिर असमर्थता के आधार पर। ये दो वर्ड हैं, ये हमेशा हर जगह लागू होते हैं। सबसे पहले तो ये त्यागपत्र दे सकते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, अपने पद से त्यागपत्र के द्वारा हटेंगे ये। त्यागपत्र एवं हटाया जाना। तो सबसे पहली कंडीशंस तो ये है कि ये त्यागपत्र देंगे अपने पद से, जो कोई भी दे सकता है। अगर वो अपने पद पे नहीं रहना चाहते हैं तो अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को दे देंगे। और क्या होगा, इन्हें दो कंडीशंस पे साबित कदाचार, इन्होंने कोई अनुशासनहीन कार्य किया है उसके द्वारा, या फिर असमर्थता के आधार पर। अब असमर्थता कैसी होगी, शारीरिक या फिर मानसिक। ये मानसिक रूप से सक्षम नहीं है अपने पद पे रहने के लिए, तो इन्हें अपने पद से हटाया जाएगा। और साबित कदाचार के आधार पर, तो ये जो साबित कदाचार होगा, अनुशासनहीन कार्य की जांच है, यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी। इसकी जांच उच्चतम न्यायालय करेंगे और उच्चतम न्यायालय इन्हें अगर गिल्टी पाते हैं तो फिर ये बोलेंगे, सिफारिश करेंगे कि इन्हें अपने पद से पृथक कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा इन्हें अपने पद मतलब जांच के द्वारा इन्हें अपने पद से हटाया जाएगा। तो इस प्रकार इनके हटाने का प्रावधान है। यह हटाने का प्रावधान आपने पहले भी बहुत बार देखा होगा कि साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर और जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। यह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं कि नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, इन्हें फिर किसी सरकारी नियोजन में नहीं लगाया जाता है, ये कहीं भी कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। तो इस प्रकार ये इनका हटाया जाना, त्यागपत्र आपने समझा, पुनः नियुक्ति समझी। अब इनका टेन्योर समझ लेते हैं कि कितने टाइम के लिए निर्धारित, कितने टाइम के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो इनको 4 वर्ष और 65 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, जो भी पहले कंप्लीट हो। इनकी उम्र अगर 65 वर्ष हो जाती है तो अपने पद से हट जाते हैं, या फिर 4 वर्ष की अवधि कंप्लीट हो जाने पर इन्हें पद से हटा दिया जाता है। तो पदावधि 4 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जो भी टेन्योर पहले कंप्लीट होता है तो इनको अपने पद से हटना पड़ता है, और फिर ये किसी भी नियोजन में पात्र नहीं होते हैं, कहीं भी इनको नियुक्त नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार इनके बेसिक फीचर्स को हमने समझा कि इनका परिचय क्या था, इनको मतलब कब नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है। अब हम इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं, जिसके लिए एक आयोग बनाया गया है। तो एक अधिनियम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, (1988) इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध होते हैं, कहां पर, किसी भी सरकारी ऑफिस में या फिर मतलब सरकार के पैसे से वित्त पोषित कोई विभाग चल रहा है, जैसे LIC वगैरह है, तो वहां पर जो है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई भी अपराध होता है, किसके द्वारा, अधिकारी वर्ग के द्वारा, करीब D या C के ग्रेड के ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अगर कोई ऐसा भ्रष्टाचार वाला कार्य किया जाता है तो उसकी जांच इनके द्वारा की जाती है, या फिर विभिन्न जो इसके बॉडीज हैं उनके द्वारा कराई जाती है, जैसे CBI के द्वारा कराई जाती है, या फिर जो विभागीय जांच का एक आयुक्त होता है उसके द्वारा ये जांच कराई जाती है।
अब ये सिफारिश कौन करता है जांच करने के लिए? तो ये दो टाइप से हो सकता है। एक तो इन्हें केंद्रीय सरकार कहेगी, तो फिर ये पहले मॉनिटरिंग करेंगे, पहले जांच डायरेक्ट नहीं दे देंगे, पहले ये मॉनिटरिंग करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई वित्तीय गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार का कोई मामला है, तो फिर ये जांच दे देंगे सीबीआई को, या फिर मतलब जो भी जिसको उचित समझेंगे, जो भी इनकी बॉडीज हैं उनको केंद्रीय सरकार बोलेगी, या फिर कहीं से शिकायत प्राप्त होगी जिसको मुखबरी कहते हैं कि किसी ने मतलब गुप्त सूचना प्रोवाइड की है, शिकायत या गुप्त सूचना के आधार पर ये लोग जो है तो मतलब इसकी किसी भी मामले की जांच करने का कार्य करते हैं। तो भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की जांच कराते हैं सीबीआई के द्वारा, या फिर जो इनकी बॉडीज हैं, अब इसकी बॉडी थोड़ी देख लेते हैं कि इसमें 3 बॉडी हैं जिनके द्वारा विभिन्न टाइप के कार्य किए जाते हैं। एक सचिवालय होता है इनका, एक सचिवालय होगा, एक तकनीकी परीक्षक होंगे, मतलब टेक्निकल हेल्प के लिए ये विभाग है। अगर भ्रष्टाचार के संबंधित मामले में कहीं पर कोई तकनीक का यूज किया गया है, साइबर से रिलेटेड कोई बात है, तो तकनीकी परीक्षक इसका कार्य करेंगे। और इसमें एक विभागीय जांच आयुक्त, आपने अगर सुना होगा कि किसी भी विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है वित्तीय संबंधित, तो डायरेक्ट केस सीबीआई वगैरह के पास नहीं जाता है, पहले इनके द्वारा जांच करके किसी जो इनके अंदर एक बॉडी है विभागीय जांच आयुक्त, तो उसके द्वारा जो है तो ये कराने का कार्य किया जाता है। ये जांच करते हैं, फिर अगर ये संतुष्ट होते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई वित्तीय गड़बड़ी है, तो फिर ये विभागीय जांच आयुक्त सीबीआई को वो केस ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा ये डायरेक्ट इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये विभागीय जांच आयुक्त करते हैं। ये 3 बॉडी, ये इसका जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य देखती है सचिवालय के द्वारा। जो केंद्रीयकृत कर्मचारी होते हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी, वो सचिव होते हैं, और भी बहुत सारे इसमें कर्मचारी होते होंगे सचिवालय में जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने का कार्य करते हैं। और ये तकनीकी परीक्षक जो है तो इनको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करता है। इस प्रकार ये 3 विभाग हैं इसके। इन विभागों की मदद से ये जो है तो जांच करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अभी लोकपाल अधिनियम आ गया है 2013 में, तब से इसकी शक्तियां थोड़ी कम हो गई हैं। तो आप लोकपाल अधिनियम, जब अन्ना जी ने आंदोलन किया था तो उसके बाद ये एक बॉडी बनाई गई है लोकपाल, जो भ्रष्टाचार संबंधित मामलों, आपने भले इसका नाम नहीं सुना होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बट ये लोकपाल का नाम बहुत प्रचलित है तो आपने सुना होगा। तो लोकपाल जब से बन गया है 2013 से, तब से इसकी शक्तियों में कुछ कमी आ गई है, शक्तियां इसके कुछ कम हो गई हैं। पर यह पैरेलल निकाय है, यह भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में जांच करने का कार्य किया जाता है। अब इसकी इस जो मतलब कमेटी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसका एक विशेष कार्य है कि जब आपने सुना होगा प्रवर्तन निदेशालय ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ईडी की जो नियुक्ति करने वाले समिति है, ईडी के कौन कौन, जो ईडी के आयुक्त हैं, जो मुख्य ईडी के जो मुख्य आयुक्त हैं या फिर उसके अधीक्षक हैं या फिर उससे नीचे रैंक के जो अधिकारी हैं, तो अधिकारी वर्गों को नियुक्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के जो आयुक्त वगैरह को नियुक्त करने के लिए जो समिति होती है वो कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। जो वित्तीय गड़बड़ियों के लिए बनाई गई कमेटी है कौन सी? ईडी। तो ईडी वित्तीय गड़बड़ियों को मतलब अगर कहीं पे वित्तीय गड़बड़ी है तो उसकी जांच करने के लिए ईडी बनाई गई है। तो उसमें जब नियुक्त किए जाते हैं अधीक्षक वगैरह तो एक समिति नियुक्त करती है, और उस समिति में ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के 3 सदस्य हैं अर्थात अध्यक्ष और 2 अन्य आयुक्त, तो वो दोनों भी इसमें मेंबर होते हैं। ये इसका विशेष कार्य है। और ऐसे ही है सीबीआई वाले में भी, ये सीबीआई और इनकी नियुक्ति, इन दोनों की नियुक्ति समिति में ये मेंबर होते हैं। जो नियुक्ति वाली समिति होती है तो इसमें ये 3 लोग जो होते हैं, मतलब इनके मुख्य आयुक्त और जो अन्य आयुक्त हैं, वो दोनों मिलकर यहां पर एक समिति बनाते हैं, और सीबीआई और ईडी के जो अधीक्षक और उप अधीक्षक है उनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। तो इसके विशेष कार्य थे। कार्य से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें थे वो हमने डिस्कस कर ली। अभी हम थोड़ी सी एक चीज छूट रही उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रथम आयुक्त कौन थे जब ये निकाय बनाया गया? तो इसके प्रथम आयुक्त जब ये निकाय बनाया गया था
नित्तूर श्रीनिवासन राव। ये इसके प्रथम आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त थे। और जो इसके अभी वर्तमान में हैं संजय कोठारी जी हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो ये दो नाम हो गए हैं। तो इस प्रकार आज हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग को देखा, उसके कार्यों को समझा, जो भी उससे इंपॉर्टेंट बातें थी वो जाना। अब आगे के लेक्चर में हम खाद्य आयोग के बारे में बात करेंगे और 2-4 आयोग बचे हुए हैं जो रिमेनिंग, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।